Good afternoon to all. So, today I am here to teach you Unit 2nd of Foundation Course English Language and Indian Culture First Year Unit 2nd Comprehensive Skill, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनसिंक पैसेजेस के बारे में। अनसिंक पैसेज बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। आपको एक पैसेज दिया जाता है, एक छोटा सा गद्यांश रहता है, उसमें से आपको जो है तो कुछ सवालों के जवाब देने रहते हैं। यू हैव टू आंसर फ्रॉम दैट अनसिंक पैसेज। सिंपल है, जैसे हम चैप्टर रीड करते हैं एंड चैप्टर रीड करते करते फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए उसके आंसर आपको उसी पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है। A reading comprehensive consisting of an unseen passage is meant to test a student's ability to understand the content of the passage given to him and he is required to answer a few questions based on it. आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव वाले जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि हम ये समझ सकें कि स्टूडेंट कितने अच्छे से कंटेंट को समझ पा रहा है, मतलब उसे जो कंटेंट दिया है हमने उसे वो समझ में आ भी रहा है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको कोई किस्सा सुनाया, आपने अनमने ढंग से सुन लिया, ठीक है। अब मान लीजिए उसी से रिलेटेड मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ, अगर आपने अटेंटिवली सुना होगा आप उसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है या अनमने मन से सुना है आपने, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। सेम जो हमारा मोटिव होता है वो अनसिंक पैसेज का होता है, ठीक है। अनसिंक पैसेज जो दिया जाता है वो स्टूडेंट की कंटेंट को लेकर समझ कितनी है उसे जज करने के लिए दिया जाता है। Following point must be kept in mind while attempting an unseen passage. Unseen passage को जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है रीड द पैसेज एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट द जनरल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट इट कंटेन्स। आप सबसे पहले तो पैसेज को पढ़िए और पैसेज को पढ़ने के बाद उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसे समझने की कोशिश करें आप। सेकेंड पॉइंट है read the passage given thoroughly and a bit slow and note the point discussed in the passage. आप पैसेज को दोबारा पढ़िए, एक बार thoroughly पढ़िए मतलब तेज़ी से पढ़िए, एक बार आप उसे थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। एंड उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप अंडरलाइन कर लें या नोट डाउन कर लें। थर्ड, नाउ स्टडी द क्वेश्चंस and study the relevant parts of the passage and then read the question again and then rewrite the answer from the passage in your own words, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपने जो पॉइंट अंडरलाइन किए थे या लिख कर रखा हुआ था, आपने नोट डाउन किया हुआ था, उसे पढ़ें। दोबारा क्वेश्चन पढ़ें एंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए कि आप अपने खुद के शब्दों में उसे आंसर कर सकें। फोर्थ पॉइंट, यूज कंप्लीट सेंटेंस व्हाइल राइटिंग आंसर एंड अवॉइड फ्रेजेस और इडियोमेटिक लैंग्वेज। हमेशा क्वेश्चन का आंसर पूरे सेंटेंस में दें, ना कि फ्रेजेस में दें या शॉर्ट में दें। इडियोमेटिक लैंग्वेज हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कहावत और मुहावरों में हमें आंसर नहीं देना है। उसके बाद हैविंग आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन रीड द पैसेज एंड कंफर्म दैट योर आंसर आर ऑल रेलिवेंट टू द पैसेज एंड प्रिसाइज। जब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख चुके हैं तो एक बार पैसेज दोबारा पढ़िए और देख लीजिए कि आपने जो भी क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं वो सही है, अप टू द पॉइंट है और प्रिसाइज है। प्रिसाइज है मतलब छोटे, आपको बहुत लेंदी आंसर नहीं लिखना है। अवॉइड यूजिंग सिक्स पॉइंट है हमारा, इफ एनी फ्रेज और मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज आस्क्ड इट मस्ट एसेंशियली बी इन योर ओन वर्ड्स। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर शब्द के बारे में पूछा है कि इसकी मीनिंग बताइए, तो आपको उस शब्द की मीनिंग उस पैसेज के अनुसार बताना है। जैसे कई बार होता है ना, सिंपल वर्ड्स की मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। 7 पॉइंट है अवॉइड यूजिंग एनी इलस्ट्रेशंस ऑफ योर ओन टू सप्लिकेट द आंसर। यू हैव टू जस्ट सिंपली कंप्रिहेंड द पैसेज एंड नॉट टू गिव योर ओन आइडियाज इन द आंसर, ठीक है। आपको अपने मन से कोई एग्जाम्पल या कुछ सप्लीमेंट यूज नहीं करना है अपने आंसर को जस्टिफाइड करने के लिए। योर आंसर अप शुड बी अप टू द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट से स्टिक करके और पैसेज को ध्यान में रख के आपको आंसर करना है, आपको मन से कुछ लिखकर नहीं आना है।
द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस शुड बी करेक्ट। ठीक है, आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना जरूर है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करना है। ग्रामेटिकली योर आंसर शुड बी करेक्ट। ओके, अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक पैसेज पढ़ के बताता हूँ, आपको थोड़ा सा एग्जांपल मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है तो हमें पैसेज को सॉल्व करना है। ठीक है, पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आपको एक छोटा सा पैसेज दे दिया है, मैं पैसेज पढ़ के बता देता हूँ पहले। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ईच इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। ठीक है, एंड नाउ इट इज जुलाई द 50th month, and I see no sign that I shall again receive the pension which the British government formerly granted me. And so I sell the clothes and bedding to keep body and soul together. A man might say that where others eat bread, I eat cloths. I go in fear that when all the cloth is eaten, I shall die naked and hungry. Of the servants who had long been with me, there are some few who even in this tumult did not desert me. This too I must feed, for in truth man may not turn his back on man, and I too need them to serve my needs. यहाँ पे एक छोटा सा हमको पैसेज दे दिया है जिसका सेंट्रल आइडिया जो है वो एक व्यक्ति के बारे में है जो कि काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, काफ़ी ख़राब समय से गुजर रहा है। वो व्यक्ति के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके अलावा उसके कुछ सर्वेंट्स है, कुछ नौकर है जो उससे अभी भी जुड़े हुए हैं। तो बंदा कहता है कि मेरे लिए उनको फीड करना भी ज़रूरी है क्योंकि वो ऐसे हालात में भी मुझे छोड़ के नहीं गए। ठीक है, तो ये पैसेज पढ़ के हमें आइडिया मिल गया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। Why does the narrator call July the 50th month? Why does the narrator call July the 50th month? ठीक है, जुलाई को 15वां महीना इस पैसेज में क्यों कहा गया है। अब देखिए भाई, अगर हम देखें तो साल में 12 ही महीने होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जुलाई इज द 50th मंथ, तो इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, अगर आपसे किसी भी शब्द की मीनिंग पूछी जाती है तो वो अकॉर्डिंग टू पैसेज बताना है आपको। अब ऐसा तो हमको मालूम है 50th मंथ होता ही नहीं है भाई, 12 मंथ होता है और वो भी लास्ट में दिसंबर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक जो इंसिडेंट हुआ उसको आज पूरे 15 महीने हो गए जुलाई में, मतलब जुलाई का महीना चल रहा है और पास में कोई इंसिडेंट हुआ है उसे कंप्लीट होने को 15 महीने हो गए, इसीलिए यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया है जुलाई इज द 50th मंथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फरवरी में मेरी शादी हुई है। ठीक है, तो अक्टूबर में मैं क्या बोलूँगा कि मेरी शादी को 8 महीने हो गए। ठीक है, वैसे तो अक्टूबर 10वां महीना है, लेकिन मैं अपनी शादी से काउंट कर रहा हूँ। तो शादी से अगर मैं काउंट करता हूँ तो मेरी शादी को कितने वक्त हो जाएगा, फ्रॉम फेब टू अक्टूबर 8 महीने। तो मैं बोलूँगा अक्टूबर इज द 8th मंथ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, व्हाट डज इट मीन। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका क्या मतलब है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू सर्वाइव इन द हार्डशिप। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि मुश्किल समय में सरवाइव करना, मुश्किल समय को गुजारना। ठीक है, मुश्किल समय का सामना करना, इसका मतलब होता है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। क्या होता है जब जिंदगी में हम बुरा वक्त देखते हैं, ख़राब वक्त देखते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी जो है वो कुछ अलग तरीके से चीज़ों के लिए रिएक्ट करती है, हमारा दिमाग कोई और तरीके से रिएक्ट करता है। तो दिल और दिमाग हमारा जगह पर नहीं रहता जब हम ज़िंदगी में कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रेज़ यूज़ किया गया टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मतलब ये हुआ कि ख़राब समय भी चल रहा है तो मुझे इसको क्या करना है, इससे पार पाना है, इसमें सर्वाइव करना है, मुझे ये वक्त भी गुजारना है। गॉट इट। तीसरा है, हाउ डज द नरेटर ईट क्लॉथ्स। हाउ डज द नरेटर ईट क्लॉथ्स। नरेटर क्लॉथ कैसे ईट कर रहे हैं। ठीक है, द नरेटर सेल्स क्लॉथ एंड ईट फूड फ्रॉम द मनी गॉट बाय सेलिंग दैम। अब यहाँ पे ईट क्लॉथ का मतलब लिटरली कपड़े खाना नहीं है,
जिस व्यक्ति के बारे में ये पैसेज में कहा गया है उस व्यक्ति का कारोबार है कपड़े का, मतलब कपड़ों का कारोबार करके वो जो कमाता है उसी से वो अपना घर चलाता है, उसी पैसों से वो खाना खाता है। तो यहाँ पे टू ईट क्लॉथ का मतलब क्या हो गया है, कपड़ों के कारोबार से कमाए गए पैसों से खरीदा गया खाना। ठीक है। एक्सप्लेन द वर्ड ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट मीन्स एजिटेशन एंड डिसऑर्डर। ट्यूमल्ट का मतलब क्या होता है, एजिटेशन एंड डिसऑर्डर, एक तरीके का असमानता, असंतुलन। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है, तो हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है दिल और दिमाग के बीच में। ठीक है, ताकि हम हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखें और हम सही फैसले ले सकें। तो यहाँ पे उसके लिए शब्द यूज किया गया ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट बोले तो असमंजस। ठीक है। Where from the paragraph been taken and who is the narrator here? The paragraph has been taken from the lesson Delhi in 1857 by Mirza Ghalib. ये जो पैराग्राफ उठाया गया है ये लिया गया है दिल्ली नाम के चैप्टर से। दिल्ली इन 1857 मतलब 1857 का दिल्ली कैसा था, और ये लिखा गया है मिर्ज़ा गालिब के द्वारा। मतलब ये जो व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे वो कौन है, मिर्ज़ा गालिब है। मिर्ज़ा गालिब को सरकार की तरफ से पेंशन मिलती थी, इसके अलावा उनका कपड़ों का कारोबार भी था, एंड उनका जो आखिरी समय गुजरा वो काफ़ी मुफलिसी में गुजरा, काफ़ी गरीबी में गुजरा। तो उससे रिलेटेड ये पैसेज हमें दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हमारे होते हैं ख़त्म। तो आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि अनसिंक पैसेज वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें बहुत सारे अलग अलग पैसेज और दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाए वो हमेशा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही पूछे जाएँ। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और छोटा सा पैसेज है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु थॉट ही हैड अ राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड। वन डे दिस जेंटलमैन वाज वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड, spinning his walk stick round and round in his hand and trying to look important. A man walking behind him objected. You ought not to spin your walking stick round and round like that, he said. I am free to do what I like with my walking stick, argued the gentleman. Of course you are, said the other man, but you ought to know that your freedom ends where my nose begins. The story tells us that we can enjoy our rights and our freedom only if they do not interfere with the other people's right and freedom. अब ये छोटा सा पैसेज का हो गया ख़त्म। मतलब इस पैसेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहा गया है कि एक आदमी है जो रास्ते से जा रहा है एंड उसके हाथ में एक छड़ी है टेक कर चलने वाली। ठीक है, उस छड़ी को वो घुमाते हुए जा रहा है और वो चाह रहा है कि लोग उसे नोटिस करें, उसे इम्पोर्टेंस दे, इसलिए वो ये चीज़ करते हुए जा रहा है। अब होता ही है कि उसके पीछे एक और व्यक्ति चल रहा है, तो वो व्यक्ति उसको बोलता है भाई मत घुमाए यार, रास्ता है, किसी को लग सकता है। तो सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है कि भाई मुझे आज़ादी है, मैं जो चाहूँ अपनी छड़ी के साथ कर सकता हूँ, आई हैव अ फ्रीडम, इसने जवाब दिया। तो दूसरा बंदा बोलता है बिल्कुल भाई आपको फुल फ्रीडम है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि आपकी फ्रीडम मेरी नोज तक ना आ जाए। मतलब अगर आपकी फ्रीडम की वजह से किसी का कोई नुकसान हो रहा है तो आपकी फ्रीडम वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब ठीक है मेरी हद मेरे घर तक के, मैं अपने घर में कुछ भी करूँ, लेकिन अगर मैं सार्वजनिक जगह पर हूँ तो वहाँ मेरे अलावा दूसरे लोग भी हैं, तो मुझे वहाँ पर ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे लोगों को परेशानी। गॉट इट। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज, एक बहुत ही अच्छा फ्रेज यूज किया गया है, Of course you are, मतलब जब वो जवाब देता है you ought to know that your freedom ends where my nose begins. आपकी फ्रीडम वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई तू छड़ी तो घुमा रहा है, ठीक है तेरी छड़ी है, तू घुमा सकता है, लेकिन अगर तेरी छड़ी की वजह से मेरी नाक पर लग गई तो भैया मेरी भी फ्रीडम अफेक्ट हो रही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं आपको चूज द करेक्ट आंसर के फॉर्म में। जैसे पहला क्वेश्चन है द जेंटलमैन वाज मूविंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड टू। अब ऑप्शन दिया है ए हर्ट पीपल, बी एड हिज फ्रीडम, सी लुक इम्पॉर्टेंट एंड डी वॉक अलॉन्ग द रोड। जैसे मैंने अभी बताया वो छड़ी क्यों घुमा रहा था, ताकि लोग उसे नोटिस करें, टू लुक इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। डैश
इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर डैश दे हियर रेफर्स टू। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है और दोनों जगह स्टार्टिंग में और एंड में डैश डैश दे दिया है, तो वहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा आंसर आएगा राइट एंड फ्रीडम। राइट एंड फ्रीडम इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विद द अदर राइट एंड फ्रीडम। ठीक है, आपको राइट और फ्रीडम है, आपको हक भी है, आपको आज़ादी भी है, लेकिन आपका हक और आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ से किसी और का हक और आज़ादी शुरू होती है। ठीक है। A man walking behind the gentleman. A objected, B argued, C agreed, D laughed, E thought. जो आदमी पीछे चल रहा था उसने क्या किया? ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड मतलब उसने विरोध किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मैन हु थॉट A, he was a gentleman, he was a civilized, he could spin his walking stick round and round, he had a right to do what he liked, he had a right to walk along a busy road. तो इसका सही आंसर आएगा डी। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे लगता है कि उसे पूरा हक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। We can enjoy our rights and freedom only A, when we are free to do what we like, when we know what freedom actually means. C, when we defend our rights. D, when we are civilized. E, when they do not interfere with the other people's right and freedom. तो जाहिर है इसका आंसर आएगा E, हमें अपना हक और आज़ादी इंजॉय करने का पूरा हक है तभी तक जब तक वो किसी और के हक और आज़ादी को अफेक्ट ना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा E। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि अनसिंक पैसेज वाले क्वेश्चंस जो है उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।